नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद से हवाई उड़ान की उम्मीद फिर जगी है। हाल में पीएम मोदी ने देश और कई शहरों से हवाई उड़ान की संभावनाओं को तलाशने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके बाद धनबाद प्रशासन ने बलियापुर में चिन्हित की गई जमीन के दस्तावेज सीओ से तलब किए। यह दस्तावेज सीओ ने सोमवार को उपलब्ध भी कराए हैं। मालूम हो कि शहर में पहले ही हवाई अड्डे के लिए बरवड्डा में जमीन उपलब्ध है। तकनीकी कारणों से यहां से उड़ानें संभव नहीं है, इसलिए 2018 में बलियापुर में जमीन को चिन्हित किया गया था, मगर उस जमीन का हस्तांतरण नहीं हो पाया। सोमवार को उपायुक्त संदीप सिंह ने बलियापुर अंचल अधिकारी रामप्रवेश से बलियापुर में चिन्हित की गई जमीन व उसका नक्शा भेजने को कहा। सीओ ने शाम को ही जिला मुख्यालय को दस्तावेज भेज दिए हैं। कोरोना से बचाव के लिए धनबाद जिले में 20 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान जारी है। दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करना है। 18 से 44 वर्ष के बीच 10 लाख लोगों का टीकाकरण पार हो गया है। अब तक कुल 16.43 लाख लोगों ने वैक्सीन ली है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने बताया कि जल्द ही 4 जगहों पर सामने भी टीकाकरण केंद्र आयोजित किया जाएगा। इन केंद्रों पर शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक टीका लगाया जाएगा। इसके लिए टीकाकरण टीम के रोस्टर बनाए जा रहे हैं। झरिया सुदामडी सिंदरी मुख्य मार्ग के लोको बाजार में देर रात एक मोटरसाइकिल और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो चालक सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को चासनाला सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सभी को धनबाद एसएनएमएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि झरिया से पाथरडी की ओर आ रही ऑटो पाथरडी की ओर से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गई। घटना के बाद ऑटो में सवार चालक सहित यात्री भी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सुदामडी पुलिस मौके पर पहुंच ऑटो और मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने ले गई और मामले की छानबीन में जुट गई है। कैसे क्या हुआ? हम लोग टेम्पो से झरिया से आ रहे हैं। अच्छा, अब कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग पाखल थे। क्या हुआ? हम लोग झरिया से आ रहे थे। अभी झरिया से आए वहाँ पर तो यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद वो बाइक वाला उधर से तुरंत बस घुसा, जैसे घुसा काटते काटते रुकते रुकते हम लोग उल्टे तो स्टार्ट में होते तो फिर सब पता नहीं ड्राइवर में रहता, हम लोग भी नहीं। उसको घुसते घुसते ड्राइवर को रोक दिए गाड़ियाँ और रोकते रोकते उलट गए और उलट के आगे घुस गया अंदर। तो हम लोग सब का सब दम किए। एमबीबीएस में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। एनटीए ने अभ्यर्थियों को ईमेल भेजकर परीक्षा परिणाम की सूचना दी है। इसके साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नतीजे जारी किए गए हैं। स्टूडेंट्स वेबसाइट पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। 12 सितंबर को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। देश के विभिन्न राज्यों के शहरों के साथ ही झारखंड में बोकारो, रांची और जमशेदपुर में सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा में धनबाद और बोकारो के कई स्टूडेंट सफल हुए हैं। डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर प्लांट में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन आज हो गया। इस दौरान संगोष्ठी सह पुरस्कार वितरण किया गया, जहां परियोजना प्रधान सुशांत ने संगोष्ठी में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, विश्वास, मूल्य और मनोबल ये ईमानदार दृष्टिकोण के विभिन्न अंग हैं और इसे किसी भी कीमत पर हमारे बीच भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रचारित किया जाना चाहिए। पटना से बेतिया पहुंची निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। आज बेतिया के अंचलाधिकारी श्यामकांत प्रसाद को 2.50 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। निगरानी विभाग की टीम ने यह कार्रवाई श्यामकांत प्रसाद के आवास पर की। बेतिया निवासी विनोद कुमार गुप्ता ने निगरानी मुख्यालय में 29 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि जमीन मामले को रफा दफा करने के लिए सीओ ने 2.5 लाख रुपये मांगे हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। 30 अक्टूबर को हुए 3 संसदीय क्षेत्रों और 29 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के परिणाम आज घोषित होंगे। 30 अक्टूबर को जिन 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उसमें दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हिमालय की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल है। विधानसभा की 29 सीटों में असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल व मेघालय की 3-3, बिहार, राजस्थान व कर्नाटक की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम व तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है।
यहाँ सब में आज वोटों की गिनती हो रही है। जिन पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बंगाल की 4 विधानसभा सीटों शांतिपुर, खड़दह, गोसाबा और दिनहाटा में हुए उपचुनावों के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शांतिपुर मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खड़दह, गोसाबा और दिनहाटा में शुरुआती रुझानों में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। खड़दह में राज्य के मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय उम्मीदवार हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार को देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। उन्होंने कहा था कि वो इसे लेकर दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे। इस पर मंगलवार को पलटवार करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि आपको इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जो बम फोड़ना है अभी फोड़ें। आपदा को अवसर में कैसे बदलना है ये मोदी सरकार बखूबी जानती है। कोरोना काल में यह सब ने देखा। अब मोदी सरकार ने कबाड़ से ही करोड़ों रुपए का जुगाड़ कर एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है। कबाड़ बेचने से केंद्र सरकार को 40 करोड़ रुपए मिले हैं और करीब 8 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई है। जी हाँ, कबाड़ बेचकर 40 करोड़ रुपए का जुगाड़ किया गया है। सफाई और जगह को खाली कराने का यह अभियान 2 अक्टूबर को छेड़ा गया था और यह 31 अक्टूबर तक चला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने करीब 1 महीने चले अभियान के बाद यह जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलने के लिए अगले साल होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शनिवार को गोवा पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वेलसाओ में मछुआरों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोवा के वेलसाओ में मछुआरा समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गोवा को प्रदूषित जगह नहीं बनने देंगे, हम इसे कोल हब नहीं बनने देंगे, हम सब के लिए पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उसकी सीमा से लगे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जटिलताएं पैदा हो रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा सहित जटिलताएं व्यापक रूप से बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इन चुनौतियों को लेकर पहले संकेत दिए थे, लेकिन उसकी आवाज़ तालिबान के साथ अपनी रणनीतिक जीत के रूप में मानी जाती है, जिसे उसने काबुल में लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए आश्रय दिया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।